जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन की, यानी जीडी होता क्या है और इसे आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हो। देखो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउट हो जाता है कि क्या जीडी में हिंदी में बोलने दिया जाता है, हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, हम वीक है इंग्लिश में, हम यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, हमें नहीं आता इंग्लिश, तो हम किस तरीके से अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करें, यानी हम किस तरीके से अपनी जीडी को कंप्लीट करें। जीडी को क्लियर करने का एक कोई मैजिक फार्मूला हो या फिर वहाँ पे किस तरीके से होता है, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, जिसमें आप अगर जीडी लाइक आपका टॉपिक्स आपके कंप्लीट नहीं है, आपको ये हो रहा है कि किस तरीके से हम करेंगे, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जीडी के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज, हमेशा स्ट्रेट बैठें और एक्टिव पोस्चर, एक सेकेंड, हाँ, एक्टिव पोस्चर मेंटेन करें। डिस्कशन के दौरान सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट बनाएं और नेचुरल हैंड गेस्टर्स पर का यूज़ करें। मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो स्ट्रेट बैठना है, यानी आपकी जो बैक है ना वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अब लेकिन मैंने यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर दिया। सबसे पहले देखो, आप एसआरटी क्लियर करोगे, उसके बाद आपके जीडी का ग्रुप बन जाता है 50। यहाँ पे जो जीडी का ग्रुप है ना, मैं यहाँ पे लेकर समझाती हूँ। टोटली जीडी का जो ग्रुप है वो 10 to 20 में बनता है, यानी मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम 20। जहाँ तक मैंने देखा है वो 15 to 17 का ग्रुप अक्सर बनाया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर, या तो कभी कभी 12 भी हो जाता है। 20 तो बहुत कम होता है, कभी कभार हो भी जाता है, ज़्यादातर तो 15 to 17 का होता है। आप एंट्री लोगे, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, वहाँ पे 2 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। वो ऑफिसर्स जो होते हैं, एक होता है जो कि आपकी फेयर और रफ शीट को देखेंगे, एक होते हैं जो आपको आपकी सारी बातों को सुनते हैं। मतलब सुनते तो दोनों हैं, बट ये होता है कि हाँ, एक ऑफिसर स्पेशली होते हैं जो कि वहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे कुर्सियाँ लगी होती हैं। फिर वो कुर्सियाँ ना इस टाइप से में होती हैं, देखो मैं बताती हूँ। वो ना एक ऐसे इस टाइप का सेमी सर्कल होता है, इस टाइप से यहाँ पे इस तरीके से कुर्सियाँ लगी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफिसर होते हैं, इस तरीके से। आपको इस सेमी सर्कल में बैठना होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी मतलब 12 to 15 कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद ये आपको, ये जो ऑफिसर हैं, ये आपको सारी चीज़ें आपको पहले जीडी के बारे में बताएंगे। और ये जीडी जो होता है वो ओनली टू ओनली इंग्लिश में होता है, ओनली इंग्लिश। ये आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में बताएंगे कि जीडी होता क्या है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जीडी को करवाया कैसे जाता है, हम क्या क्या कहेंगे, आपको किस तरीके से बोलना है, वो सारी चीज़ें A to Z जानकारी देंगे। उसके बाद एक चलती है ऑडियो क्लिप, ठीक है। वो होती है 3 to 5 मिनट्स की, अक्सर 3 to 4 मिनट में ही होती है, बट 3 to 5 भी कभी हो जाती है, ठीक है। उस ऑडियो क्लिप में आपका टॉपिक होता है और उस टॉपिक में, जो भी टॉपिक है ना, उसके बारे में वो ऑडियो क्लिप चलती है। आपको 2 शीट दी जाती है, एक शीट होती है फेयर शीट और एक शीट होती है रफ शीट। यानी ये हो गई हमारी फेयर शीट और ये हो गई हमारी रफ शीट। तो देखो, रफ शीट और फेयर शीट में क्या है कि आपको रफ शीट में जो वो ऑडियो क्लिप चलती है ना, यानी जो ये 3 से 5 मिनट की जो ऑडियो क्लिप चली, इसमें से आपको ये रफ शीट में लिखना होता है। कोई भी आप ऐसे बुलेट पॉइंट बना के लिख सकते हो। ये आगे पीछे, जैसे ये आपकी शीट है ना, आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो ही। और ऐसा कहा जाता है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो अपनी रफ शीट पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये फेयर शीट होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये जाती है हमारे ऑफिसर के पास, वो चेक करते हैं। तो मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको शीट कैसे लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वो चेक करते हैं और फिर उसके मतलब रफ फेयर शीट का ये है ना कि इम्पॉर्टेंट होती है, वो चेक करते हैं आपकी हैंड राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है ना, बस ये नहीं है कि आप वहाँ पे मिस्टेक है जहाँ पे वहाँ पे आप लाइक हम इस तरीके से ना, तो हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, लाइक मैं लिख रही हूँ एक्टिंग, ठीक है ना, मेरी कुछ गलती हो गई, ठीक है ना, तो मैं इस तरीके से इसे कर देती हूँ। तो ये नहीं करना आपको। इसे अगर मान लो आपकी गलती भी हो गई है ना, तो आप एक काम कर सकते हो कि लाइक मैंने ये लिखा हुआ है ना, मैंने ये लिखा एक्टिंग, तो मेरे से ये गलती हो गई, तो मैं बस इसे एक कट मार दूँगी। आपको यूँ नहीं करना बिल्कुल, ताकि वो हाइलाइट हो जाए, तो हाइलाइट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो वो चेक करते हैं और फिर उसके बाद वो हमें वो अपने पास रख लेते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो टोटली जीडी जो मुझे जहाँ तक पता है, वो टोटली जीडी 60 मार्क्स की होती है और उसमें से अगर आप 30 मार्क्स ला लेते हो ना, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। 30 मार्क्स कैसे होते हैं? आपकी कन्वर्सेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपके जो फैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? आपके जो उन्होंने फेयर शीट जो भी रिटर्न में लिखवाया, उसके सबके ना 5-5 मार्क्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो टोटली ना मतलब 5 नहीं, सॉरी, 10-10 मार्क्स होते हैं, सॉरी, 10 मार्क्स होते हैं। और 10-10 मार्क्स में ना ये होता है कि वो सब में मार्क्स देते हैं। जैसे आपके कॉन्फिडेंस में उन्होंने दे दिया 7 मार्क्स, आपकी कन्वर्सेशन स्किल या फिर आपका जो ग्रुप टीम वर्क है, वो देखते हैं, तो उसमें आपको 4 दे दिया। ऐसे ही रिटर्न में आपको 10 में से 6 दे दिया, ठीक है, 6 दे दिया। तो इस तरीके से वो टोटली मिला के ना, उन्हें टोटली 60 में से ना आपको 30 अगर मिल गया तो आप क्लियर कर जाओगे, अगर 30 से कम है तो आपको वो आउट कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। तो ये होता है हमारा टोटली, जो कि मुझे जहाँ तक पता चला है। और ये चीज़ें हमारे सामने ना कभी लाई नहीं जाती हैं,
वो बस डायरेक्टली आपको बाहर बिठाएंगे, उसके बाद वो चेस नंबर बोलते हैं, जो जो आउट है उनको निकाल देते हैं, जो जो पास है उन्हें रख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी अंदर की बात हो गई कि किस तरीके से होता है। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ कि वहाँ पर आपको करना क्या था, तो सबसे पहले जो रफ शीट होती है ना वो ये होती है, थोड़ी सी राइटिंग के साथ मैनेज कर लेना। ये हो गई हमारी रफ शीट और ये हो गई हमारी फेयर शीट। देखो रफ शीट में आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे गोला बना दो, फिर यहाँ पे गोला बना दो, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फेयर शीट में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं फेयर शीट ये जो लिखा हुआ है ये हटा दे रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। लाइक मैंने थोड़ा सा बड़ा A4 साइज़ की सीट होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है ना, सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं जो टॉपिक है ना, क्या मैं वहाँ पे टॉपिक का नाम मतलब बीच में मेंशन करूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप इंट्रोडक्शन टॉपिक का देना, आपको वहाँ पे खुद का इंट्रोडक्शन नहीं देना होता। तो आप जब टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले ना आपको यहाँ पे ना टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है, लाइक दैट। इन पूरा लिखना है इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी राइटिंग मैनेज कर लेना। इंट्रोडक्शन 1 2 एंड 3 लाइन, इस टाइप से, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 बनाना चाहूँगी। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन। ये हो गया हमारा कंक्लूजन, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये लिखना है, टोटली 3 लाइन्स में हमारा कंक्लूजन हो जाता है। फिर उसके बाद ये हो जाता है कि अगर आप बॉडी पॉइंट है ना, तो आप बॉडी चाहे आप 4 लिखो, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूँ। देखो बॉडी में ये हो जाता है ना कि आप बॉडी 4 to 6 लिख सकते हो, ठीक है। और मैं प्रेफर करती हूँ ना कि आप बॉडी 4 ही लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिखो। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, मैं सारी चीज़ें इसके बारे में जानता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना 5 लिखो। ये होती है हमारी पूरी शेप। यहाँ पे आपको जैसे 1 लाइन की बॉडी लिखनी है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन, और ये हो जाती है टोटल 3 लाइन, और ये हो जाती है आपकी टोटली 3 लाइन, ठीक है। आई होप कि मैंने थोड़ा सा रफली बताने की कोशिश की है, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। और इससे पहले मैंने एक जीडी की वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने अब खुद से अपने हैंड रिटन में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि रफ शीट फेयर शीट कैसे होती है और किस तरीके से लिखनी हुई है। तो नहीं देखी वो वीडियो तो चैनल विजिट करो और वहाँ पर जाके वो वीडियो देखो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रफ शीट और फेयर शीट होती है। इसमें आपको जो 3 to 5 मिनट्स की जो बुलेट पॉइंट्स है वो आपको लिख लेने हैं, जो भी आपको लोगों को समझ में आती है। तो एक जो मेजर डाउट हो जाता है कि क्या ज़रूरी है हमें क्या ज़रूरी है आपको रफ शीट लिखना, मतलब हम डायरेक्ट फेयर शीट में लिखना चाहते हैं? तो बिल्कुल नहीं ज़रूरी। आप अगर रफ शीट नहीं लिखना चाहते हो तो ये और अच्छी बात है, आप डायरेक्टली फेयर शीट पे ही लिखो, ठीक है। उन्हें कुछ नहीं करना होता। लेकिन रफ शीट हम ना इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आया, तो हमें इतना पता हुआ है कि गर्ल्स को सेव करना है, गर्ल्स को एजुकेट करना है, ताकि वो अपने नेशन को कंट्रीब्यूट कर सके, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, लाइक दैट कि हमें सारी चीज़ें पता हुआ है, ठीक है ना। बट एक फैक्ट होता है, लाइक उसमें हमें दे दिया कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया था, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर उसमें बोला तो हमें एक बुलेट पॉइंट में डायरेक्ट 2015 इस तरीके से हम अपनी रफ शीट में लिख देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना हमें कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं, बस इतना लिख दो, ठीक है। उसके बाद जैसे उसमें लिखा हुआ है कि नेशन को कंट्रीब्यूट, तो आप कंट्रीब्यूट लिख सकते हो, ठीक है ना, कंट्रीब्यूट लिख सकते हो, उसके बाद नेशन लिख सकते हो, कंट्रीब्यूट नेशन। इस तरीके से आपने लिख दिया ना, तो बाद में जब आप फेयर शीट में लिखने लगोगे ना, तो आप ये देख लोगे 2015, मतलब आपको समझ में आ जाए कि गवर्नमेंट ने इसे 2015 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट आप देख लोगे कंट्रीब्यूट नेशन, तो मतलब आपको समझ में आ जाए कि मतलब ये कंट्रीब्यूट करती है नेशन को, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिख लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़िया हो जाता है, मतलब। और फिर कई जगह ये होता है ना कि मैंने ऐसा सुना हुआ है और काफ़ी जगह ऐसा होता भी है कि जैसे जो स्टूडेंट्स नहीं बोल पाते हैं ना, तो उन्हें वहाँ के ऑफिसर्स ये कहते हैं कि आप जो आपने रफ शीट में लिखा हुआ है ना, तो आप वो देख कर ही बोल दो। लाइक आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उन बुलेट पॉइंट्स को देख लो, उसके बाद आप बोल दो, ठीक है। और देखने पढ़ने में अंतर होता है, आपको वो चीज़ें पढ़ कर नहीं बोलनी है, आपको सिर्फ देख कर बोलना है। और जो 3 to 5 मिनट्स की जो हमारी वो ऑडियो क्लिप चलती है ना, उसमें आप फुल लाइन्स नहीं लिख सकते। लाइक अगर आप ये सोचो कि जैसे ये हमारी शीट है, रफ शीट, यहाँ पे ये ऑडियो 3 to 5 मिनट की चल रही है, आप उसने शुरुआत ही किया है, तो आप वो फुल लाइन ऐसे लिखते चले जाओ ताकि हम फेयर में भी से मतलब छाप दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडियो क्लिप एक नॉर्मल होती है, ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं होती, नॉर्मली होती है। बट फिर भी आप मेरी लैंग्वेज देख लो, जिस तरीके से मैं आप अभी बोल रही हूँ, क्या आप मेरी एक एक बातों को लिख सकते हो?
नहीं लिख पाओगे ना, तो सिर्फ आप बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो और वही लिखना। आप एक्स्ट्रा लिखने की आप सोचोगे नहीं मैं तो जल्दी जल्दी लिख लूँगा, चाहे राइटिंग कैसी भी हो, मैं जल्दी जल्दी लिख लूँगा, बट ये हो जाता है कि फिर आप आगे का जैसे लास्ट के आपने मान लो 2 लाइन लिख लिए जल्दी जल्दी, उसके बाद की बची जो 10 लाइन वो बोलेगा ना, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कई बार ये होता है कि आपने स्टार्टिंग में नहीं सुना, तो आप क्या करो, आप बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जो भी आपने स्टार्टिंग की अगर 2-3 लाइन मिस भी कर दी है ना, तो आगे के जो 4-6 लाइन वो बोल रहे हैं ना, वो चीज़ें आप अपने दिमाग में रखो। ठीक है? तो ये हो जाता है ये बात कि आपको रफ शीट और फेयर शीट पे किस तरीके से लिखनी है। ठीक है? एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गई हमारी चीज़ें। ठीक है? अब आगे मैं सारी चीज़ें बताती जाऊँगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनिशिएट एडवांटेज। अगर आपको टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो डिस्कशन को शुरू करने की कोशिश करें। इससे एसेसर एक बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है। मतलब कि ये बच्चा जो है ना, वो आगे है सारी चीज़ों में। यानी आप ग्रुप लीडर टाइप का काम कर देते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट एक्टिव लिसनिंग। जब कोई दूसरा कैंडिडेट बोल रहा हो तो उसकी बातों को ध्यान से सुने, किसी को भी बीच में इंटरप्ट ना करें, बल्कि उनकी बात खत्म होने का वेट करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऐसे देखा हुआ है ना, कि वो ना बीच में ना इंटरप्ट करते हैं। लाइक आप बोल रहे हो ना, तो वो सोचेंगे कि अब आप अपने पॉइंट्स को ख़त्म कर दो। देखो जीडी में ना फिश मार्केट बहुत कॉमन हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि कहीं पे फिश मार्केट नहीं होती, सब जगह होती है। बट ये हो जाता है ना कि अगर आप सेंसिबल हो ना, आप चीज़ें देख रहे हो कि अगर वो बोल रहा है, तो आप सुन रहे हो ना, उसके ख़त्म होने तक। जैसे वो लास्ट में हो जाता है ना, हमें पता चल जाता है कि उसकी आवाज़ ना धीरे हो जाती है। हम स्टार्टिंग ना बहुत लाउड करते हैं ताकि हमें लोग सुने। फिर उसके बाद हम नॉर्मली अपने पेस पे आते हैं जब हमें बोलना होता है। एंड देन अब ये हो रहा है कि बस हमें 3-4 सेकंड में ख़त्म करना है, तो हम अपनी जो वॉइस है ना, उसे थोड़ा-सा ना धीरे कर लेते हैं। तो यही चीज़ें आपको नोटिस करनी होती है। यही चीज़ें आपको थोड़ा-सा अलग बनाएँगी। जब अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये ख़त्म करने वाला है, तो मैं शुरू कर देता हूँ। लाइक उसने ख़त्म किया एंड देन यू स्टार्टेड। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कोई बोल रहा है, आप उसमें इंटरप्ट करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऑफ़िसर्स आपको देख रहे हैं, आप ऑफ़िसर्स को नहीं देख रहे हो, लेकिन ऑफ़िसर्स आपको देख रहे हैं। आप बोलोगे, वो आपको बिल्कुल अच्छे से नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मार्क्स देने हैं, उन्हें आपको पास या फ़ेल करना है। ठीक है? तो वो अच्छे से देख रहे होते हैं। और एक बात, ऑफ़िसर को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना। आप एंट्री लोगे, जैसे उन्होंने सब कुछ बताया, वही बताएँगे कि सबसे पहले आप नैरेशन शुरू करो। तो आपको 1 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको 25 सेकंड्स में आपको अपना नैरेशन देना होता है। लाइक 1 मिनट मिलते हैं टोटली, तो उसमें आप 20 टू 25 सेकंड में आप अपना इंट्रो दो। ठीक है? उसके बाद आप 30 टू 35 सेकंड्स में आप अपना आप टॉपिक का नरेशन दो रहे हो। ठीक है? आप टॉपिक का नरेशन दोगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा मत रख देना, कि मतलब आप 30 सेकंड्स तक आप अपना इंट्रो ही दे रहे हो, तो ये थोड़ा-सा गलत हो जाता है कि आप मतलब रट के आए हुए हो, जो सबको पता होता है। ठीक है? इस बारी जो चीज़ें मैंने सुनी है, उसमें ये है कि टीचर्स पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि आप लोग, उन्हें पता है कि आप रट के आए हुए हो, तो इस बार का जीडी ना इस बारी की थोड़ी-सी कहीं-कहीं थोड़ी-सी हार्ड टाइप में रही है। हर जगह की नहीं रही है। दिल्ली में जीडी में कोई आउट नहीं हुआ, कोई भी गर्ल्स आउट नहीं हुई। बॉयज़ में भी अभी 18 को जो हुआ था, या फिर अभी जो हुआ है 20 में, तो इसमें कोई बॉयज़ नहीं आउट हुआ जहाँ तक मैंने सुना है। तो फिर जीडी आपकी ईज़ी रह रही है इस बारी। एसआरटी थोड़ा-सा देख लेना, नॉर्मल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जीडी में लगातार बोलना ज़रूरी नहीं है, भले ही आप 2 से 3 बार बोलें, लेकिन आपके पॉइंट्स लॉजिकल, फैक्चुअल एंड सेंसिबल होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कितनी टाइम में कितनी बार बोलना है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर जीडी आपकी 5 मिनट चल रही है, तो आपको 2 बार ही बोलना है। ठीक है? अगर जीडी आपकी 10 मिनट चल रही है, तो सिर्फ़ 3 बार ही बोलो, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। 2 से 3 बारी बोल लो, चाहे जितनी देर जीडी चले, बस अच्छे पॉइंट्स बोलोगे तो बहुत ज़्यादा सही हो जाता है, आप बिल्कुल भी आउट नहीं होगे। ठीक है? और अगर जितना भी लंबा पड़ रहा है, तो आप हद से 4 पॉइंट्स बोलो यार, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा। सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि आप ही बोलोगे बस। ठीक है? तो और स्टार्टिंग में मैं ये बता दूँ कि जैसे नैरेशन वो करवा रहे हैं, उन्होंने बोला कि अब आप स्टार्ट कर सकते हो जीडी, जब सबने 1-1 मिनट का इंट्रो दे दिया, तो वही बोलेंगे। फिर अगर आप इनिशिएट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर लास्ट में अगर वो कंक्लूड को बोल रहे हैं, तो आप कंक्लूड कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पा रहे हो आप, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी है, आपको बिल्कुल अच्छे से टॉपिक आता है, तो ही आपको नरेट या फिर मतलब स्टार्टिंग में इनिशिएट जीडी में, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड करना है। अगर आपको उतनी अच्छी जानकारी नहीं है, तो भाई मत जाओ। मतलब इनिशिएट और कंक्लूड मत करो। अगर आप करोगे, तो फिर आपका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। अगर आप बोलते-बोलते रुक जाओगे तो, क्योंकि आपको अच्छे से नहीं पता, तो आप रुक ऑब्वियस सी बात है, रुक जाओगे। ठीक है?
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टे काम, किसी भी पॉइंट पर एग्रेसिव ना हो। अगर कोई आपके ओपिनियन से डिसएग्री करता है तो पोलाइटली तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि वहाँ पे थोड़े से जो कहते हैं ना कि अलग से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बच्चे करते हैं, तो वो कई बार आपको ना डिसएग्री करने लगेंगे, ठीक है ना, कि मेरा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, इस टाइप से वो बोलने लगता है। तो आपको बिल्कुल भी पोलाइट रहना है, ऐसा नहीं है वहाँ पे आपको एग्रेसिव नहीं हो जाना है कि तुम मेरे पॉइंट्स को डिसएग्री कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीक इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स जीडी कैसे क्रैक करें। A4 जीडी में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ चेक की जाती है, ना कि हाई लेवल वोकैबुलरी। अगर आपको इंग्लिश वीक है तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यूज़ सिंपल लैंग्वेज, बहुत मुश्किल वर्ड्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल लैंग्वेजेस का यूज़ करना है। आप बिल्कुल शॉर्ट, सिंपल और क्लियर सेंटेंसेस बनाकर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस बताओ जो कि एक नॉर्मल 10 to 12 के स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हमने 12th कंप्लीट करके आए हैं तो उन्हें भी पता है कि हम बिल्कुल अंग्रेज़ तो हो नहीं गए हैं, ना हमारी इंग्लिश इतनी फ्लुएंस है कि हम बस एक बिल्कुल अब अंग्रेज़ फेल है हमारे सामने, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको नॉर्मली रखना है, आपको ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस का यूज़ करोगे तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप रट के आए हुए या फिर आप थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। तो यूज़ सिंपल सेंटेंसेस। अगर आपको टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो पहले दूसरे कैंडिडेट्स को सुनें, उनका पॉइंट समझने के बाद आप बोल सकते हैं, आई एग्री विथ चेस नंबर एंड आई वांट टू ऐड दैट सम पॉइंट्स। कुछ भी आप इस तरीके से आप बोलकर ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डेली मिरर प्रैक्टिस। आज से ही रोज़ाना मिरर के सामने खड़े होकर 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस करें। करंट टॉपिक्स इंग्लिश पर बोलने की प्रैक्टिस करें और इससे आपकी हेजिटेशन दूर होता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ही चेक किया जाता है वहाँ पे। सिटिंग अरेंजमेंट, सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक सेमी सर्कल में बिठाया जाता है और आपको एक स्पेसिफिक चेस नंबर अलॉट किया जाता है। टॉपिक रीडिंग एंड टाइम, एसेसर्स आपको एक जीडी टॉपिक देंगे और उस पर एक प्रिंटेड शीट दी जाती है, जो कि शीट को पढ़ने और समझने के लिए 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। मतलब वही है कि आपको वो शीट पर फेयर और रफ शीट पर लिखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन नरेशन, हर स्टूडेंट्स को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन और उसी टॉपिक पर अपना शॉर्ट ओपिनियन डिलीवर करना होता है। मतलब 20 सेकंड का आपका इंट्रो होना चाहिए और 30 to 40 सेकंड्स का आपका टॉपिक पर नरेशन होना चाहिए। नरेशन खत्म होते ही ओपन ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 10 to 15 मिनट्स ही चलता है, ठीक है। तो इस 10 to 15 मिनट्स के बीच में आपको 3 to 4 टाइम्स अपना पार्टिसिपेट करना है। अवॉइड करनी है मिस्टेक्स को जो मैं बता रही हूँ। नो फिश मार्केट, अगर ग्रुप के सभी बच्चे एक साथ चिल्ला रहे हैं तो आपको उस चीज़ का पार्ट नहीं बनना है। थोड़ा वेट करें और जैसे ही थोड़ा गैप मिले तो क्लियर एंड लाउड वॉइस में अपने पॉइंट्स को रखें। वहाँ पे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाउड वॉइस ही करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल धीमा बोलते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। डोंट लुक एट द एसेसर्स, डिस्कशन करते वक्त आप सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स की तरफ देखें, गलती से भी एसेसर या टेस्टिंग ऑफिसर्स को मत देखें, क्योंकि इससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि वो देखते हैं आपको और अगर आप उनको देखोगे तो उन्हें ये लगता है कि शायद ये मेरे को देख रहा है, इसलिए कि मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ या फिर मेरी उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है ना कि मतलब वो आपसे खुश हैं या नहीं है, आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो ये आपको चेक नहीं करना, वो बाद में आपको आपका रिजल्ट बता देगा। नो पर्सनल अटैक्स, किसी भी कैंडिडेट्स को डायरेक्टली टारगेट मत करो। यू आर रॉन्ग कहने की बजाय आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, इस टाइप से बोलो। बट मैं प्रेफर करती हूँ भाई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप क्यों किसी को डिसएग्री कर रहे हो? आप सिर्फ एग्री करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्री करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिसएग्री नहीं करने की ज़रूरत है। देखो आपको पता है कि वो सामने वाला बंदा गलत बोल रहा है, लेकिन क्या ज़रूरत है आपको करने की? आप डिसएग्री करते हो ना तो थोड़ा-सा ये हो जाता है कि मतलब आप थोड़ा-सा, मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि इस टाइप से हो जाता है। बाकी मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर आप पोलाइटली वे में करो तो फिर ठीक है, पोलाइटली वे में ही करना। आपको गुस्से में नहीं करना कि आई डिसएग्री योर पॉइंट एंड यू आर रॉन्ग लाइक दैट, इस तरीके से नहीं बोलना। आपको बस अच्छे से बोलना है। अब देखो जितनी चीज़ें थी जो मुझे सही लगी वो मैंने बता दी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, स्टे काम एंड फोकस, सिर्फ इतना कि जो ऑडियो क्लिप चल रही है उस पर फोकस करो। फेयर शीट में अच्छे से लिखो, रफ शीट ठीक-ठाक लिखो, ठीक है ना? बुलेट पॉइंट्स ओनली लिखना, वहाँ पे स्टे काम रहना है। एंड उसके बाद फिर आपको ये सबको देखना है कि वो किस तरीके से कौन बोल रहा है। अगर आपको टॉपिक्स नहीं आते तो आप इनिशिएट मत करना, कंक्लूड मत करना, आप बस बीच में बोल देना। स्टार्टिंग से 2 से 3 मिनट के बीच में आपको खुद को जीडी में ज़रूर डालना है, मतलब आपको बोलना ज़रूर है, क्योंकि वो नोटिस करते हैं कि 3-4 मिनट हो गए आप तो बोल ही नहीं रहे हो। तो ये मत सोचना कि मैं लास्ट में बोलूँगा, बेशक मैं ज़्यादा बोल लूँ, लेकिन इससे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है?
जीडी में आपको आपका पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई वहाँ पे आपको देता नहीं है कि अब आप बोल लो। जबकि ऐसा होता है कि अगर आपने नहीं बोला हुआ है तो लास्ट में जो वहाँ के एसेसर्स होते हैं वो ऑफिसर्स बोल देते हैं आपको कि अगर आपने नहीं बोला तो अब सारे शांत हो जाओ, अब यही बोलेंगे। तो अगर उस वक्त आपको पर्टिकुलरली आपके चेस्ट नंबर लाइक चेस्ट नंबर 100 आप बोलो आप, तो इस तरीके से अगर वो आपको बोलते हैं ना तो आपको थोड़ा सा फिर आप सबका फोकस ना आपकी तरफ हो जाता है। तो उस वक्त आप थोड़ा ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो अगर उस वक्त आप नहीं बोल पाओगे तो फिर आप बिल्कुल ही आउट होने वाले हो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो उस वक्त कुछ ना कुछ बोल देना, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश में बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी टॉपिक के बारे में आता है थोड़ा बहुत बोल दोगे, पास आउट हो जाओगे, ठीक है। तो ये रही मेरी जीडी की फुल वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।